कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, सिद्ध करो न्यूटन का गत विषयक द्वितीय नियम प्रथम नियम का ही अंग है। हम देखिए यहां देखो बच्चों, न्यूटन के सभी ध्यान देंगे, न्यूटन के गत विषयक द्वितीय नियम से नडिया वाला शादी यहां पर ध्यान दो। हमने आपको बताया है कि चाचा न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में गत विषयक न्यूटन के तीनों नियमों का वर्णन किया है। प्रथम नियम कहता है, बोलो, प्रथम नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगा हो तो वस्तुएं अपनी अवस्था को बनाए रखें। यदि कोई वस्तु विराम में है और गतिमान है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए, इसे ही जो है जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम है 19 के वस्तुओं की अवस्था परिवर्तन हेतु बेटा आवश्यक बाह्य बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के यही होता है। और तीसरा वाला है प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम एंड आल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। इसे एक्शन रिएक्शन जो मूवी बनी थी जो है अजय देवगन की, तो हाँ उसी तरह से हमको ऐसा याद दिला रही है, इनका फिल्म ज्ञान तेज है। तो उसी तरह से जो है एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम या संवेग संचरण का नियम कहते हैं। इधर के लिए तो बात सबको समझ में आ गई। तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अश्विन भाई बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा। आरोपित बाह्य बल रोज आओगे तो अश्विन समझ में आएगा। कल कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें समझाए थे। यह बराबर संवेग परिवर्तन की दर d/dt ऑफ t, या कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा t बाई, यही तो। और आगे देखो, यह बराबर, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा p को क्या लिख सकते हैं? हाँ, माने प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग। कोई दिक्कत बेटा? यह बराबर 0, माने किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाए। अगर यह बराबर किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाए, तो देखो, तो 0 बराबर mv माइनस u अपान तिरछा गुणा mv माइनस u बराबर, दो गिनती का गुणनफल 0 है कि नहीं? दो गिनती गुणनफल कब 0 होता है ना? ध्यान सुनो, दो संख्याओं का गुणनफल गणित की बात है तब 0 होता है जबकि उन दोनों का ही मान 0 हो, दो की दोनों 0 हो, या दोनों में से कोई एक भी 0 हो। अगर m 0 हो तब भी पूरा गुणा 0 हो जाएगा, या ये 0 हो तभी पूरा गुणा 0 हो जाएगा। इधर क्लियर? लेकिन बच्चों किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई वस्तु रहेगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान रहेगा। ग्राम में रहे, मिलीग्राम में रहे, माइक्रोग्राम रहे, लेकिन रहे तो द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये 0 होगा। इंप्लाइज या तो am 0 या v माइनस u 0। ये अग्राह्य है
क्यों अग्रह है? अमान्य है, अनएक्सपेक्टेबल है। क्यों? क्योंकि मास कैन नॉट बी जीरो फॉरएवर, द्रव्यमान कभी जीरो, तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो v बराबर क्या हो गया? u। माने वस्तु जिस वेग से चल रही थी वही वेग अभी भी बना है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। माने वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान बनी है, और अगर वेग जीरो हो शुरुआत में, माने वस्तु विराम में है, तो बाद में भी वो विराम में है। माने अगर वस्तु विराम है तो विराम में बनी रहेगी, उसमें कोई गति उत्पन्न नहीं होगी। इस बात का मतलब समझो कि जो वस्तु की शुरुआती कंडीशन रहेगी वही अंतिम कंडीशन भी रहेगी। माने वस्तु की स्थिति में बदलाव नहीं होगा। अगर वस्तु विराम में है, माने शुरू में चल नहीं रही है, तो बाद में भी वो नहीं चलेगी, बाद में भी वो विराम में रहेगी। और यदि वस्तु शुरू में कुछ वेग से चल रही है तो वही वेग उसका बाद में भी बना रहेगा, वेग में परिवर्तन नहीं होगा, माने गति प्रभावित नहीं होगी। कब? जब वस्तु पर कोई बल ना लगे। तो मतलब यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं आरोपित होता है तो वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है। गतिमान है तो गतिमान बनी रहती है, और विराम में है तो विराम में बनी रहती है। अवस्था में बदलाव नहीं होता। कब? जबकि बाह्य बल, और यही तो पहला नियम है। तो माने हम दूसरे नियम से चले और पहले नियम को पा गए, तो दूसरा नियम भी जो है पहले नियम का ही अंग है। समझ में आया कि नहीं बेटा? केवल लैंग्वेज बोलनी है। क्या बोलनी है बेटा? तो इतना नोट कर लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बचपन में कुछ क्वेश्चन पढ़ते थे उन्हें साथ, और उनके उत्तर भी बता लेते थे, लेकिन स्क्वायर जी क्लियर मैं आज करा रहा हूं। अभी तक आपको क्लियर नहीं था, याद करके लिख देते थे। देखो क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का गुण। तो जड़त्व का गुण का मतलब क्या था कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो अपनी गति अवस्था, ध्यान सुनना, बोलना नहीं है, मन लगा सुनना। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो अपनी गति अवस्था को बनाए रहती है। वो हमेशा चाहती है कि हमारी गति अवस्था बनी रहे, गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। और अगर ये वस्तु विराम में है तो वह अपनी विरामावस्था को बनाए रखती है, विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इधर के लिए तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि गतिमान वस्तुएं गति बनाए रखती हैं और विराम वस्तुएं विराम में। तो कारण बताओ क्वेश्चन जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं देवेश, याद भी होगा उनके उत्तर, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा होगा। आज मैं कराता हूं। अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है, रुकी हुई कार है या रुकी हुई बस है, अचानक चल पड़ती है, ठहरी हुई कार या ठहरी हुई रेलगाड़ी या ठहरी हुई बस जिसमें आप बैठे हो, वो अचानक चल पड़ती है, तो आप पीछे की ओर धक्का खाते हो। जैसे अगर बस से बैठ के हमार गप सड़ाका करता, कहूँ फाटक उटक पे रुकी बा बैठा अगर, और ध्यान ना ध्यान अचानक चली तो पीछे जमुना कुर्सी पे टेक धक्का खा जाते हो। तो गाड़ी या कार या ट्रेन कुछ भी कहे, सबका मतलब एक ही है कि अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर धक्का खा जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है बताओ? तो देखो ये सब क्वेश्चन पढ़े हो 8वीं और 9वीं में है ना? हाँ तो हाँ तो सुनो चाचा, होता क्या है कि हमारा शरीर कुर्सी पर है, तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा, जो समझाने दो यार बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। हमारे शरीर का निचला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा, पैर जो कुर्सी के कांटेक्ट में, जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, वो कार या बस में कुर्सी जुड़ी हुई है, माने कार या बस के संपर्क में है। तो बस इंजन से जुड़ी है या रेलगाड़ी में इंजन जुड़ी है, इंजन जैसे स्टार्ट होता है, चलने लगता है, तो ये सब चलने लगते हैं। तो हमारे शरीर का जो हिस्सा इन द कांटेक्ट ऑफ बस, बस के संपर्क में है, कुर्सी पर है, कुर्सी से चिपका हुआ है, वो बस या कार के गतिमान होने पर वो वाला हिस्सा तो उसी के साथ गतिमान हो जाता है, चलने लगता है। लेकिन शरीर के ऊपर का हिस्सा जो कुर्सी के संपर्क में नहीं है,
कुर्सी के टच में नहीं है ऊपर का हिस्सा, वो विराम में था, तो विराम के जड़त्व के कारण विराम में बना रहना चाहता है, वो सोचता है वैसे पड़े रहे। अगर यहां से कटा होता शरीर, यहां से अगर कमर से कटा होता तो निचला हिस्सा बस के साथ गति करता हुआ आगे बढ़ जाता और ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ही रुका रहता, ऐसे तो होता। लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे वाला हिस्सा जब आगे जाता है तो नीचे के खिंचाव से ये पीछे की ओर धक्का खा जाता है, वो आगे भागता है तो ये पीछे की ओर बेचारा सहारा इसका नहीं मिलता तो गिर पड़ता है। इधर के लिए तो आप जो है इसका जवाब अब याद हो जाना चाहिए जन्म भर के लिए कि समझ के बना के बता दोगे। कैसे स्वाति? कहा जाए कि कार के अचानक चल पड़ने पर यात्री पीछे की ओर धक्का खा जाता है, क्यों? तो आप बताओगे कि हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो कार के संपर्क में है, कार के चल पड़ने पर चल पड़ता है, गतिमान हो जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण विराम में बना रहता है और इसीलिए जो है कार के अचानक चल पड़ने पर पीछे की ओर धक्का खा जाता है। इधर के लिए बस में। अच्छा, इसका उल्टा भी क्वेश्चन है कि चलती हुई कार के अचानक रुक पड़ने पर, जैसे भी बस हो जा रही है, ब्रेक लगाते हैं या अचानक रोकते हैं तो आप आगे की ओर गिर पड़ते हो, यात्री आगे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? तो जब जो है कार गतिमान रहती है तो पूरा का पूरा शरीर कार के साथ गतिमान रहता है। कार के अचानक रुक पड़ने पर शरीर का निचला हिस्सा जो कार के टच में है, कार के साथ ही रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो गतिमान था वो गति के जड़त्व के कारण भागना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो इसलिए आगे की ओर गिर पड़ता है। अगर कटा होता तो आगे की ओर भाग जाता, वो गति के जड़त्व के कारण कुछ दूर जाके तब गिरता है ना, लेकिन जुड़ा है तो जा नहीं पाता बेचारा, तो गिर जाए। अब क्यों भागता है, खिंच में तो आगे बाहर आए पड़े। तो ये जवाब याद रहेगा कि नहीं बेटा? तो जब जो है कार अचानक रुकती है तो शरीर का जो हिस्सा कार के संपर्क माने निचला हिस्सा जो कुर्सी पर है, कार के रुकने के साथ ही रुक जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है और आगे की ओर झुक जाता है या गिर जाता है। अभी जो है ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। बस है, बस से अचानक देखो, कभी कभी देखते हो ड्राइवर कंडक्टर जो टेम्पो पर चलती रहती है, चलती बस से उतर जाते हैं, लेकिन अगर चलती बस से उतर के खड़े हो जाए तो गिर जाए, क्यों? अगर जो है चलती हुई बस से आदमी कूदता है तो तुरंत गिर जाता है, क्यों? क्योंकि जब आप कार में, चलती हुई कार या चलती हुई बस में है तो आपका पूरा शरीर कैसे है, और अगर आप कूदते हैं तो आपके शरीर का निचला हिस्सा जमीन के संपर्क में आता है, वो विराम में हो जाता है और ऊपरी हिस्सा गति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए आप गिर पड़ते हो। तो इससे बचने के लिए जो ड्राइवर होते हैं टेम्पो वाले, देखो सवारी वाली जो बैठाते रहते हैं, चलती हुई टेम्पो पर चढ़ते उतरते रहते, वो नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो एक माइंड लगाए रहते हैं। चलते हुई बस से जब कूदते हैं या टेम्पो से कूदते हैं तो बस के साथ ही चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। अगर कूद के रुक जाए तो बात गिर पड़ेंगे, तो इसलिए जैसे कूदते हैं तो थोड़ा दूर तक बस के साथ दौड़ते हैं, है ना? तो समझ रहे हो कि जब वो चलते हुए बस से कूदते हैं तो जो है बस के साथ चलते रहते, माने अपने शरीर के को गति में बनाए रखते हैं, धीरे धीरे जो है रुकते हैं। समझ आया? तो यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा तो आप जवाब देंगे। और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कभी कोई कंबल या चादर गंदा होता है तो उसे आप पकड़ करके झटकते हो तेजी से, या गांव में देखो चारपाई उपाई के ऊपर इसे पकड़े रहते हैं, एक लोग डंडा उस पर मारते हैं, जैसे झटक रहे उस पर डंडा मारते तो उसकी धूल या मिट्टी निकल आती है, झड़ जाए पूरा मिट्टी उट्टी, डंडा पटकते हैं तो क्यों? क्योंकि जब जो है कंबल या जो है चादर को हम झटकते हैं तो कंबल जो हमारे संपर्क में है वो गति में आ जाता है, और जो उस पे लगी हुई धूल उल आदि के हल्के कण है
वो गति में आना चाहते हैं और इसलिए जो है उससे अलग हो जाते हैं और जो है साफ हो जाता है कंबल या चादर। ऐसे ही कहता है कि जैसे गांव में अगर रहा हुआ तो जाना तो है, पेड़ को हिलाने पर, जैसे अगर कौनो आम के या अमरूद के पेड़ में खूब आम या अमरूद फरा है तो निचुआ पेड़वा जो झूठ से झकझोरत है या डाल झकझोरते हो तो उसमें जो फल लटके रहते गिर जाते हैं, टूट टूट कर गिरने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब जो है पेड़ में जो फल या डाली में जो फल वगैरह है वो विराम अवस्था में है। आप जब उनको हिलाते हो, बल लगाते हो, बल लगाने के कारण वो गति अवस्था में आते हैं। तो पेड़ और डाल वगैरह तो जमीन के संपर्क में इसलिए जो है बल हटा लेने पर विराम में आ जाते हैं, लेकिन वो जो फल वगैरह हल्के हैं उस बल के प्रभाव से गति में आना चाहते हैं और इसलिए उससे अलग होकर गिर जाते हैं और आपको मिल जाते हैं, है ना। हर जो काम आप करते हो घर पे, सभी कामों में साइंस है और साइंस से सभी कामों का एक्सप्लेनेशन है। एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, ध्यान समझो। जैसे कभी कुल्हाड़ी, हथौड़ी या फावड़ा, कुछ भी, कुल्हाड़ी हथौड़ी, अगर उसकी जो बेट होती है, जैसे ये इधर जो है फावड़ा है और इसमें से बेट लगी है, बेट कभी ढीली लगती है, आगे पीछे होता रहता है, तो आप देखियो क्या करते हैं पापा लोग या घर में आप लोग क्या करते हो? नो, खीला लगाते हो नहीं, एक और काम करते हो। हाँ, आप उसको उल्टा करके पटकते हो जमीन पर। याद आया? जैसे हथौड़ी जो है ढीली है तो आप थोड़ा सा ऊपर ढीली लग रही है तो आप उल्टा करते हो और ऐसे ऐसे लकड़ी के बेट को जमीन पर पटकते हो, तो काफी पटकते हो तो कुछ देर बाद वो टाइट हो जाती है ऊपर। ऐसे ही करते हो, अगर काम कर रहे हो कभी वो ढीली लग, अरे देखो लोहार वार ठोकते उठते रहते हैं और ढीला उनको लगता है, तुरंत वहीं वैसे उल्टा करके पटकते हैं, माने बेटुआ ऐसे जमीन पर पटकते हैं तो फिट हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि जब जो है वो चीज ढीली रहती है, कुल्हाड़ी या हथौड़ी या फावड़ा, तो लकड़ी के बेट को जब उल्टा करके पटकते हो तो कुल्हाड़ी और बेट दोनों किस अवस्था में आ जाते हैं? गति अवस्था में। लेकिन बेट जमीन के संपर्क में जब आता है तो विराम में हो जाता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी गति के जड़ों पे बनी रहती है और नीचे तक आती रहती है और वहां तक आ जाती है जहां तक लकड़ी का बेट मोटा है, उसे फंस जाती है तो फिर ढीलापन समाप्त हो जाता है। इधर के लिए कह दो साइंस है, कह दो, हाँ साइंस है। तो जब जो है कुल्हाड़ी या फावड़े की बेट को उल्टा करके पटकते हैं तो लकड़ी और कुल्हाड़ी दोनों, बेट और कुल्हाड़ी गति में आ जाते हैं, किंतु बेट का जमीन के संपर्क में आने से तुरंत विराम में हो जाता है, लेकिन कुल्हाड़ी जो है गति के जड़ कारण गति में बनी रहती है और वो बहुत ज्यादा सरक करके बेट के मोटे स्थान तक आ जाती है और फंस जाती है उसी में, माने मोटापन के कारण ढीलापन समाप्त हो जाता है, कस जाती है उसी में। समझ रहे हो ना? कारण बताओ क्वेश्चन है कि एक बार की बात है, उनेसा ने एक जो है कहीं से रिवाल्वर की व्यवस्था किया, कट्टे की, और एक जो है पूरा शीशे की खिड़की थी, उस पर निशाना लगाया, मारा धाए से, तो देखा कि गोली चली और पूरा का पूरा जो शीशा था वैसे रहा और गोली एक साफ गोल छेद बना करके शीशे से बाहर हो गई। लेकिन अगर अभी यहीं आप पत्थर उठाओ और पत्थर का टुकड़ा फेंक के मारो, पूरा शीशा टूट जाएगा, एक थोड़ी जगह होल नहीं होगा, पूरा शीशा चटक जाएगा, पूरा चटक जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन बनता है हमेशा कि अगर किसी शीशे की खिड़की या दरवाजे को पत्थर से फेंक कर मारा जाता है, पूरा शीशा टूट जाता है, किंतु अगर उसी पर गोली चलाई जाती है तो पूरा शीशा बचा रहता है, केवल एक साफ गोली के आकार के बराबर छेद हो जाता है, बस। क्यों? कच्चा 9 की क्वेश्चन है, सवाल 9। हाँ, तो यहाँ जो है हिंडोला, ध्यान से सुनना, क्या वजह है रोला हिंडोला? गोली बहुत तेज वेग से स्प्रिंग करते हुए निकलती है और जब गोली का वेग बहुत ज्यादा है तो जब गोली शीशे पर मारी जाती है
तो शीशे का जो भाग गोली के संपर्क में आता है, मतलब जितने आकार की गोली है वहां पे जितना जो ना शीशा टच में आए, गोली के साथ बाहर निकल जाता है, क्योंकि गोली का वेग बहुत अधिक होता है। तो इसलिए शीशे का जो भाग गोली के संपर्क में आता है केवल वही गतिमान हो पाता है, पूरा का पूरा जो है गोली के साथ वो शीशा थोड़ा निकल जाता है बाहर, लेकिन बाकी शीशा विराम के जड़त्व के कारण विराम में बना रहना चाहता है, और इसलिए जो है केवल वहां एक साफ छेद होता है, क्योंकि गोली बहुत तेज चलती है। जब तक जो है और सारे शीशे गति में आ पाए तब तक गोली बाहर निकल जाती है। तो इसलिए और जगह जो है शीशा नहीं टूटता, केवल उतने जगह शीशा टूटता है जहां तक गोली का टच होता है। लेकिन जब पत्थर फेंकते हो शीशे पर तो पत्थर का वेग बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब पत्थर 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थोड़ा फेंक हो गया, पत्थर 10-20 की स्पीड से ज्यादा रावण करे। तो जब पत्थर फेंका जाता है तो पत्थर का वेग बहुत ज्यादा ना होने के कारण पत्थर जब जो है शीशे के संपर्क में आता है तो जो स्थान पत्थर के संपर्क में आता है शीशे का, वो तो गतिमान हो ही जाता है, आसपास शीशे के और अवयव भी गति में आ जाते हैं, और इसलिए और भी शीशा टूट जाता है। तो दीज आर कारण बताओ क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हो ना, इसे जवाब दे लोगे कि नहीं? पक्का? कभी कभी पूछता है, अब ये सब जितने बताए ये सब न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम पर है, जड़त्व पर है ना, और जड़त्व का नियम तो गति विषयक प्रथम नियम है। अब ऐसे ही बेटा कुछ और भी है जो और नियमों पर है। जैसे कहा जाता है, जैसे पानी से बाल्टी तेजी से खींचते रहो, रस्सी टूट जाए तो आप पीछे की ओर गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप बाल्टी को खींचते रहते हो तो आप रस्सी पर बल लगाते रहते हो, क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम। रस्सी भी आप पर बल लगाती है, दोनों बल बराबर बने रहते हैं, इसलिए आप और रस्सी बैलेंस रहते हो। तो रस्सी टूट जाती है, रस्सी वाला बल आप पर लगता है, इसी कारण आप पीछे क्यों धक्का खा जाते हो। कभी अगर नाव पे बैठे हो अगर, तो जब नाव से आपको बाहर कूदना रहता है तो पैर से नाव को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो वही आप जितने बल से नाव को पीछे की ओर धकेलते हो वही बल नाव आप पर लगाती है, आप आगे कूद पाते हो, है ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत। तो बच्चों इस तरह से कारण बताओ क्वेश्चन है, और हम लोग इनकी लिखा पढ़ी करने चल रहे हैं। इधर टोके चलिए लिखिए।